हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज चैनल। आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो है, एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो है, जो कि इस टॉपिक पर हो सकता है कि आप लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी भरे पड़े हैं। फिर भी मेरा प्रयास ये है कि मैं इस पे आपको फिर दोबारा एक डिटेल में आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं उसके बारे में बता सकूं। तो जो टॉपिक आज का है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। नाम थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी की एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वाकांक्षी स्कीम है, जो कि आज की डेट में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ये। और इस स्कीम ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एक डायरेक्टली ये फार्मर से रिलेटेड है। और इस स्कीम का जैसे बोलते हैं ना कि एक तीर से बहुत सारे निशाने, वैसे इस स्कीम से बहुत सारे टारगेट्स हमें अचीव करने हैं। आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो आपको आपका मेरा फिर नेशनल सोलर मिशन और सोलर स्कीम के सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो को कवर करने से पहले जस्ट मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने इस सीरीज में कितने सारे वीडियो बना रखे हैं। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था नेशनल सोलर मिशन के ऊपर था। जो सेकंड वीडियो था, नेशनल सोलर मिशन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यू एनर्जी ने कितनी सारी स्कीम्स, जो ग्रिड कनेक्टेड सारी स्कीम्स है, कितनी सारी निकाली, उसका जस्ट मैंने ब्रीफ बताया था आपको वीडियो 2 में। फिर वीडियो 3 से जो है स्कीम स्पेसिफिक वीडियो स्टार्ट हो जाता है। जो वीडियो 3, वीडियो 4 एंड वीडियो 5 जो है सोलर पार्क स्कीम पर कवर किया हुआ है। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्कीम है और ऑन गोइंग स्कीम है ये। आप इसका डिटेल आप जाके देख सकते हैं। वीडियो 6 जो है 300 मेगावाट डिफेंस स्कीम के ऊपर है। वीडियो 7 जो है 100 मेगावाट कैनाल बैंक कैनाल टॉप स्कीम के ऊपर है। वीडियो 8 जो है 3000 मेगावाट बंडलिंग स्कीम के ऊपर है। वीडियो जो 9 है वाइबिलिटी के फंडिंग, इसमें 3 स्कीम है, 750 मेगावाट, 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट। ये भी तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इससे जो है काफ़ी कैपेसिटी अचीव करने में हमें सहायता मिली। तो जो कि बड़ा वीडियो बन जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बना रखा है, वीडियो 9 और 9B। वीडियो 10 जो है 1000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 1। वीडियो 11 जो है 12000 मेगावाट CPSU स्कीम फेज 2। ये भी लाइव स्कीम है, ऑन गोइंग स्कीम है मिनिस्ट्री की। वीडियो 12 जो है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 1, इसके ऊपर है ये। और वीडियो 13 जो है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, ये भी लाइव स्कीम है, ये अभी ऑन गोइंग स्कीम है मिनिस्ट्री की। तो अभी इसमें जो मैंने कवर किया, इसमें सोलर पार्क स्कीम और CPSU स्कीम फेज 2 और ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोग्राम फेज 2, ये 3 जो स्कीम है ये भी लाइव स्कीम है, जिस पर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। और आज का जो वीडियो है बेसिकली पीएम कुसुम के अंतर्गत, पीएम कुसुम जो स्कीम है इसके ऊपर है ये। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वाकांक्षी स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और ये स्कीम, कोई भी स्कीम अगर लॉन्च की जाती है, कोई भी स्कीम हो, तो उसका एक टारगेट होता है बेसिकली, और एक ऑब्जेक्टिव होता है कि बेसिकली इस स्कीम के थ्रू क्या अचीव करना है ये। तो अगर हम पीएम कुसुम की बात करते हैं, तो पीएम कुसुम चूंकि सोलर स्कीम है ये, तो सोलर स्कीम का तो सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट, कोई भी इस सोलर स्कीम्स अगर लॉन्च की जाती है या लाई जाती है, तो सबसे पहला टारगेट तो बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है कि उससे सोलर कैपेसिटी एडिशन में हमें सहायता मिलेगी। जो अभी नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत जो टारगेट 1 लाख मेगावाट का टारगेट रखा गया है कि 2022 तक हम अचीव कर लेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने में सहायता मिलती है। प्लस उससे और भी उस स्कीम, एक टारगेट तो रहता ही है सोलर कैपेसिटी एडिशन का, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एडेड एडवांटेजेज या टारगेट भी होते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्कीम्स में ये बोला जाता है कि DCR डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, तो उसका मकसद ये होता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा किया जा सके। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम्स की बात करते हैं, कुसुम स्कीम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे टारगेट हैं और बहुत एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका टारगेट ये है कि किसानों की जो आय है दोगुनी की जाए। तो किसानों, ये जो स्कीम है बेसिकली किसानों से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है। इसको पुराना अगर देखा जाए तो फार्मर स्कीम भी बोला जाता था, बाद में इस स्कीम को पीएम कुसुम स्कीम नाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम जो है फार्मर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और किसानों की जो इनकम बढ़ाने में काफ़ी सहायता, काफ़ी हेल्पफुल भी ये स्कीम करेगी। इसके अलावा और भी क्या है, तो आप बैकग्राउंड तो समझ ही गए होंगे। एक तो ये है कि सोलर अगर स्कीम है तो सोलर टारगेट लगाना है, प्लस साथ साथ किसानों की इनकम्स को बढ़ाना भी है।
इसके साथ जो अगर देखेंगे आप, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए, इरिगेशन के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। अगर ग्रिड कनेक्टेड पंप हैं तो जो उसका टैरिफ होता है बहुत ही कम होता है, और टैरिफ कम होने की वजह से किसानों, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है सब्सिडी जाती है। अगर हम केवल पंजाब की बात करें तो पंजाब में 8 से 9 हज़ार करोड़, 7 से 8 हज़ार करोड़ के आसपास जो है हर साल पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर पूरे टोटल सब्सिडी की हम लोग बात करें, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म्स में दी जाती है, बिजली फ्री होती है या बहुत कम टैरिफ होता है इरिगेशन के लिए जो पंप यूज़ करते हैं किसान, उसके लिए तो 1 लाख करोड़ तक का मतलब सब्सिडी गवर्नमेंट दी जाती है। तो सोचिए कितनी ह्यूज सब्सिडी हर साल जा रही है। तो इस स्कीम के थ्रू जो भी है, जो टारगेट है, इन सब सारी चीज़ों को अचीव करना है कि सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट की कम से कम जाए, किसानों की इनकम बढ़े, सोलर कैपेसिटी बढ़े, रिलायबिलिटी पावर की बढ़े। अभी क्योंकि सप्लाई किसानों को रात के समय, अगर फीडर लेवल अगर ऑलरेडी सेपरेटेड है और उससे उनका पंप है तो रात को सप्लाई जाती है, तो किसानों को रात को जा करके मतलब पंप चलाना पड़ता है और सिंचाई करनी पड़ती है। तो ये एक रिलायबिलिटी जो है, ये फैक्टर जो है, इन सब चीज़ों को है। सोलर अगर लग जाता है तो दिन के दिन में ही किसान यूज़ कर सकते हैं, कर सकेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके थ्रू जो है, इस स्कीम के थ्रू अचीव किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अगर जो इसमें बताया गया है कि एट प्रेजेंट जो है 30 मिलियन एग्रीकल्चरल पंप हैं पूरे कंट्री में। 30 मिलियन का मतलब है कि 3 करोड़ एग्रीकल्चरल पंप हैं, और इस पूरे पंप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 10 मिलियन पंप हैं, जो 1 करोड़ पंप हैं, वो आपके डीजल पे चलते हैं, वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, वो आइसोलेटेड पंप हैं, डीजल से चलते हैं। और जो 20 मिलियन के आसपास पंप हैं, जो 2 करोड़ के आसपास पंप हैं, वो ग्रिड से कनेक्टेड हैं। और 20 मिलियन पंप जो अगर हैं जो ग्रिड से कनेक्टेड, अगर इनकी कंजम्पशन की बात करें तो टोटल इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उसका 17% सोचिए इन पंप के थ्रू होता है। तो कितने ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी 17% जो कंजम्पशन है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत सब्सिडाइज टैरिफ लेती है। तो ये भी एक मतलब सोच सकते हैं, एक तो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इस पोर्शन का कंजम्पशन ज़्यादा। अगर इस कंपोनेंट को अगर हम लोग टारगेट करते हैं और हम लोग एफिशिएंट पंप लगा दें, रेट ऐसा कुछ लगा दें सोलर पंप से चलने वाले की चीज़ें जो हैं, सब्सिडी की ज़रूरत ही ना पड़े, तो सब्सिडी की सेविंग भी हो जाएगी। टैरिफ पर भी, डिस्कॉम पर भी लोड कम पड़ेगा, क्योंकि डिस्कॉम की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टारगेट जिसमें रखा गया है, जो अगर आगे देखेंगे इसमें स्कीम में क्या है, तो एक तो सबसे मेजर टारगेट यही है कि जो पंप हैं, इन पंप को सोलराइज किया जाए। तो अभी आज की डेट में इतने सारे पंप्स लगे हुए हैं। इसके बाद इससे कितने जो फार्मर्स जो हैं, इस पीएम कुसुम के अंतर्गत जो है कितने फार्मर्स को टारगेट किया गया है। तो पीएम कुसुम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड। सोचिए इंडिया का ही नहीं, स्कीम का ही नहीं, पूरा वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड क्लीन एनर्जी टू मोर देन 35 लाख फार्मर्स बाई सोलाइजिंग देयर एग्रीकल्चरल पंप। अगर उनको पंप को सोलाइज कर दें तो सीधे सीधे 35 लाख फार्मर्स को एडवांटेज मिलेगा। अगर ये स्कीम फुली इम्प्लीमेंट हो जाती है, अगर तीन कंपोनेंट है इसमें, आगे डिटेल में समझेंगे। अगर फुली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो सोचिए CO2 एमिशंस हर साल कितनी इसमें हम लोग बचा सकते हैं। तो सेविंग है अबाउट 32 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस पर एनम। ये अगर स्कीम फुली इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इससे सेविंग हो सकती है, मतलब CO2 रिडक्शन को इतने को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी, आगे डिटेल में समझेंगे, जो कि जो डीजल से चलने वाले जो पंप हैं उनको सोलाइज का टारगेट रखा गया है। अगर उस कंपोनेंट बी को हम लोग फुली अचीव कर लेते हैं तो हमारी 1.4 बिलियन लीटर जो है एक साल डीजल की जो है एक साल में सेविंग हम लोग कर सकते हैं। और आज के डेट में अगर पेट्रोल और डीजल की हम लोग बात करते हैं तो 70-80% बाहर से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, गल्फ कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। तो बहुत सारा एक एडवांटेज ये है कि जो फॉरेन जो हमारा एक्सचेंज है, रिजर्व है, उसकी भी सेविंग हो जाएगी, पॉल्यूशन का जो है वो भी सेविंग हो जाएगा। प्लस साथ साथ ये अगर स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाती है तो जॉब क्रिएशन के भी मतलब काफ़ी इसमें डेटा दिया हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो चलो होगा ही होगा, इसके अलावा जो है स्किल और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं 7.55 लाख जॉब ईयर्स, मतलब मैन इंटू ईयर्स को इसमें मल्टीप्लाई किया गया, तो 7.5 लाख जॉब ईयर्स जो है इसमें इम्प्लीमेंट मतलब जनरेट हो सकती है। अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, इनडायरेक्ट के साथ साथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है अगर स्कीम काफ़ी ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो। अब हम स्कीम की बात करते हैं, तो स्कीम के डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी तक कितने इसमें गाइडलाइंस और ऑर्डर्स इशू किए हैं। तो जस्ट एक समझने के लिए
सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल था पीएम कुसुम जो स्कीम था 8 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो था सोलर पीवी वाटर पंपिंग सिस्टम जो था उसका स्पेसिफिकेशन जो था 17 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद सोलर पीवी वाटर पंपिंग सिस्टम उसके लिए टेस्टिंग प्रोसीजर क्या हो सकते हैं उसकी गाइडलाइंस जो है 17 जुलाई को लॉन्च की गई थी। यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन जो था स्टैंड एलोन के लिए है 17 जुलाई का उसका स्पेसिफिकेशन लॉन्च किया गया था, बताया गया था। फिर पीएम कुसुम का डिटेल गाइडलाइंस देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो आपको 8 मार्च को निकला था, लेकिन जो डिटेल गाइडलाइंस है कुसुम स्कीम की वो 22 जुलाई को निकाली गई थी। फिर उसके बाद पीएम कुसुम में अमेंडमेंट आया आपका 19/8/2019 को। फिर पीएम कुसुम में कुछ क्लेरिफिकेशन दिया गया आपको 4 सितंबर 2020 को दिया गया। फिर कंपोनेंट सी जो है, इसमें 3 कंपोनेंट है आपका, कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। तो कंपोनेंट सी जो है एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप के लिए था, उसके लिए गाइडलाइंस इशू किया गया। फिर जो स्कीम की जो इनिशियल कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी को फिर बढ़ाया गया, स्केल अप किया गया, 9 नवंबर 2020 को किया गया था। फिर उसके बाद कुछ स्कीम में अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन दिया गया 13 नवंबर 2020 को। फिर फीडर लेवल सोलराइजेशन कंपोनेंट सी जो है, इसमें 2 पार्ट है, इंडिविजुअल पंप प्लस फीडर लेवल सोलराइजेशन। उसके लिए जो है फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए गाइडलाइंस इशू किया गया 4 दिसंबर 2020 को। फिर उसके बाद टेस्टिंग प्रोसीजर स्टैंड एलोन सोलर पंप उसके टेस्टिंग प्रोसीजर में कुछ अमेंडमेंट इशू किया गया 4 फरवरी 2021 को। फिर एक्सटेंशन दिया गया इस स्कीम में जो है, एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पीरियड था 12 महीने और 15 महीना सैंक्शन करने के बाद। तो उसमें कुछ इशूज आ रहा था। इशूज़ क्या था, बेसिकली जो कोविड सिचुएशन है उन सब सिचुएशन में कंसीडर करते हुए इंस्टॉलेशन के लिए जो था एक्सटेंशन इशू किया गया। फिर लेंडिंग गाइडलाइंस एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि लोन पोर्शन है इसमें, इसमें एक बैंक इसमें लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक बहुत बैंकों के साइड से बहुत इशूज आ रहा था। वही है कि मतलब मोरेटोरियम कैसे रखना है, मतलब कैसे दें लोन, आखिर कैसे दें। तो उसके लिए जो है आरबीआई ने एक तो ये है कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर में इस तीनों कंपोनेंट को कुसुम स्कीम को रखा गया है। दूसरा जो लैंडिंग गाइडलाइंस जो है, बैंक जो है इसके लिए लैंडिंग गाइडलाइंस जो है क्या नॉर्म्स होना चाहिए, क्या प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए बैंक ने गाइडलाइंस इशू किया है और ये 1/11/2021 को किया गया है। और फिर उसके बाद बहुत सारे इसमें इतने सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो उसका एक हैंडबुक पब्लिश किया गया 14 दिसंबर 2021 को, सिंप्लीफिकेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम कुसुम। सारे कंपोनेंट को जितने सारे गाइडलाइंस है सबको मिला करके एक सिंप्लीफाई गाइडलाइंस इशू किया गया। तो अभी तक इतने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने कुसुम स्कीम के अंतर्गत ये सब सारे ऑर्डर्स और मॉडिफिकेशंस इशू किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑलरेडी जो मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता ही दिया है, इस स्कीम के थ्रू हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना है। एक तो वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स थ्रू रिलायबल सोलर पावर। अभी आज की डेट में रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है, या तो डीजल से चलाते हैं या तो ग्रिड से कनेक्टेड है, जो फीडर लेवल है उनको सप्लाई रात को जाती है। तो एक रिलायबिलिटी जो है किसानों के क्या है कि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अगर हमारे पास सप्लाई आएगी तभी मैं रहूँ, ऐसा नहीं रहेगा। अगर सोलराइज्ड अगर है पंप है तो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, दिन में कभी भी आप वो यूज कर सकते हो, 365 डेज में कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी वाटर की तो आप तो यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो वाटर सिक्योरिटी बढ़ गई किसानों की, रिलायबिलिटी बढ़ गई सोलर पावर के थ्रू। यूटिलाइजेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड ऑफ फार्मर्स, इसमें एक कंपोनेंट ए जो है जिसमें एक डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट किसान इसमें लगा सकते हैं या किसानों का एसोसिएशन लगा सकता है। अगर बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे लैंड है जिनका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, डिग्रेडेड है, मतलब वहाँ पर कोई खेती भी नहीं करते हैं, बस उनके पास लैंड है, उस लैंड को ये यूज कर सकते हैं और एक इनकम जनरेट कर सकते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स लगा करके। एडिशनल इनकम टू फार्मर्स बाय सेलिंग सरप्लस पावर टू डिस्कॉम। अगर ऑब्वियसली इसमें अगर आप इसमें अगर देखेंगे जो कंपोनेंट सी जो है, उसमें कंपोनेंट सी में अगर पंप अगर उसको सोलाइज करते हैं तो पंप की रिक्वायरमेंट फुल्ली तो रहती नहीं है। 365 दिन में 365 दिन थोड़े पंप चलाना पड़ता है, हम जो ऑन एन एवरेज 150 दिन के आसपास चलाना पड़ता है। तो जो एक्सेस जो और एक्स्ट्रा दिन है उसमें भी जो आप पावर जनरेट करके डिस्कॉम को दे सकते हैं, और डिस्कॉम जो है आपको एक टैरिफ जो भी डिसाइड होगा बिडिंग के थ्रू या जो स्टेट गवर्नमेंट या रेगुलेटर डिसाइड करता है, उस टैरिफ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको इनकम बढ़ जाएगी। तो किसानों की इनकम भी बढ़ रही है। आप देखिए वाटर कंजर्वेशन, ऑब्वियसली अगर आप जितना पावर की सेविंग करेंगे, पावर सेविंग का मतलब उतना आप एक्सेस डिस्कॉम को बिजली देंगे, तो आपको एक कहीं ना कहीं एक किसानों के कहीं लगेगा कि यार मैं जितना यूज़ करूं उतना ही करूं और बिजली को मैं डिस्कॉम को बेच करके पैसे कमा सकूं। तो इससे क्या होगा, वाटर की कंजर्वेशन भी बढ़ती है। अल्टीमेटली आप फालतू नहीं चलाते हैं, आप जो पंप है फालतू नहीं चलाएंगे, तो वाटर कंजर्वेशन भी बढ़ती है।
प्रमोशन ऑफ डिसेंट्रलाइज सोलर पावर जनरेशन, जो कंपोनेंट ए है इसमें डिसेंट्रलाइज सोलर पावर प्लांट की बात की गई है। तो इससे क्या है कि इसे बहुत सारे डिसेंट्रलाइज पावर प्लांट से बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। एक तो एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम होता है, अलग से एक्स्ट्रा जो है सब स्टेशन या ट्रांसमिशन लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एग्जिस्टिंग सब स्टेशन है जिसमें कैपेसिटी अवेलेबल है वहाँ पर प्रोजेक्ट को लगाया जा सकता है। तो इसके थ्रू ये सब एडवांटेजेज हैं। सेविंग इन ट्रांसमिशन सिस्टम रिक्वायरमेंट अपार्ट फ्रॉम टी लॉसेस, जो मैंने अभी बताया है आपको। रिडक्शन ऑफ बर्डन टू सब्सिडी टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो ये एक्चुअली सब्सिडाइज टैरिफ होता है, जो पंप होता है, जो जो एग्रीकल्चरल जो पंप्स होते हैं उस सब्सिडाइज टैरिफ पर जो डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। और टैरिफ या तो कई स्टेट्स में फ्री हैं या बहुत सारे स्टेट्स में तो बहुत ही कम है। तो ये जो सब्सिडी जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो जो सब्सिडी जो पोर्शन है ये इसके थ्रू इसमें काफ़ी हद तक इस चीज़ों को कम किया जा सकता है। अभी आज की डेट में 1 लाख करोड़ के आसपास जो है स्टेट गवर्नमेंट जो सब्सिडी इसमें प्रोवाइड करती है। और इवन केवल पंजाब में 7,000 करोड़ के आसपास सब्सिडी आप इसमें जाती है। तो काफ़ी सब्सिडी का जो बर्डन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के, उसको कम किया जा सकता है इसी स्कीम के थ्रू। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि चूँकि ये मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता तो इसको मैंने दो पार्ट में बना रहा हूँ। जो फर्स्ट जो ये वाला जो वीडियो है अभी, ये स्कीम के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये प्लस कंपोनेंट ए मैं इसमें कवर करूँगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के ऊपर मैं कवर करूँगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा और काफ़ी मेरी कोशिश ये है कि मैं डिटेल में आपको इस स्कीम के बारे में बता सकूँ। तो फीचर्स ऑफ स्कीम, इस स्कीम में फ़ीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो कैबिनेट कमेटी ने इस 19 फरवरी 2019 को अप्रूव किया था इस स्कीम को। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ने जो है जो स्कीम जो है 8 मार्च 2019 को लॉन्च कर दिया था, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस जो है आपकी जुलाई 2019 में ही आई थी। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट हैं, आप समझिए। जो स्कीम की बात हो रही है पीएम कुसुम, इसमें 3 कंपोनेंट है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है बेसिकली, कंपोनेंट ए में 10,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स। इसमें कोई भी आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगा सकते हैं कंपोनेंट ए में। लेकिन अभी आज की डेट में जितने सारे टेंडर्स निकले हैं, चाहे जो भी प्रोजेक्ट्स लग रहा है, बेसिकली सोलर प्लांट्स ही लग रहे हैं ये। और सोलर प्लांट्स काफ़ी वायबल भी हैं, क्योंकि विंड हर जगह लग नहीं सकता है, बायो भी काफ़ी एक इशूज रहता है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट भी आप हर जगह लगा नहीं सकते हैं, इसलिए एक सोलर प्लांट जो है काफ़ी कन्वीनियंट है। तो इसमें इस टारगेट में बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स की बात की गई है। लेकिन अभी तक जो इसमें जो लग रहा है कंपोनेंट है में 10,000 मेगावाट का, वो सोलर प्लांट्स ही लग रहा है इसमें। इसमें जो कैपेसिटी रखी गई है सोलर प्लांट या जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की जो कंपोनेंट है में 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट की कैपेसिटी रखी गई है। आगे डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कंपोनेंट में है क्या चीज़। तो एक तो आप समझ गए कंपोनेंट है में डिसेंट्रलाइज जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है, आप 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी इसमें लगा सकते हैं, जिसमें कि मिनिमम कैपेसिटी आपकी 500 किलोवाट होगी और मैक्सिमम कैपेसिटी 2 मेगावाट होगी। जो कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट बी में जो स्टैंड एलोन सोलर एग्रीकल्चरल पंप है, जिसमें कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम कैपेसिटी 7.5 हॉर्स पावर तक के इसमें रखे गए हैं। हालांकि बड़े पंप भी हम लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी जो है हमारी 7.5 हॉर्स पावर के इक्विवेलेंट जो सब्सिडी होगी वही प्रोवाइड की जाएगी। तो पहले जो इनिशियल जब लॉन्च किया गया था स्कीम, तो 7.5 लाख एग्रीकल्चरल जो पंप थे स्टैंड उनको सोलाइज करने का टारगेट रखा गया था। बाद में इस टारगेट को रिवाइज करके 20 लाख कर दिया गया कंपोनेंट बी में। ये समझिए आप, ये इंडिपेंडेंट पंप है, ग्रिड कनेक्टेड पंप नहीं है। जो ये वो वाले पंप हैं जो डीजल से चलते हैं कंपोनेंट बी में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी में जो ग्रिड कनेक्टेड जो एग्रीकल्चरल पंप है उनको सोलाइज करने का टारगेट रखा गया है। और जो इनिशियल टारगेट था इसमें 10 लाख टारगेट रखा गया था जब स्कीम लॉन्च की गई थी। बाद में इस टारगेट को रिवाइज करके 10 लाख से 15 लाख कर दिया गया। और इस कंपोनेंट सी में जो इंडिविजुअल पंप्स थे, ग्रिड कनेक्टेड जो पंप थे, उनको सोलाइज करने का टारगेट रखा गया था। बाद में ये जो कंपोनेंट सी जो है 15 लाख का जो टारगेट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 50% जो था बोला गया कि इसमें जो इंडिविजुअल पंप उनको सोलाइज किया जाएगा, और 50% जो कैपेसिटी है वो फीडर लेवल सोलाइज किया जाएगा। मान लीजिए कोई सेपरेट फीडर है और सेपरेट फीडर से एग्रीकल्चरल पंप्स कनेक्टेड है, तो पूरे फीडर को ही सोलाइज किया जाएगा। तो 50% कैपेसिटी जो है 7.5 लाख जो पंप है वो फीडर लेवल सोलाइजेशन का टारगेट है इसमें। तो 3 कंपोनेंट आप समझ ही गए होंगे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए जो है इंडिविजुअल रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, स्पेशली सोलर प्लांट आप लगा सकते हैं फार्मर्स
ये जो भी एसोसिएशन आगे देखेंगे। कंपोनेंट बी जो है, जो स्टैंड एलोन पंप है जो डीजल से चलते हैं, उस पंप को सोलाइज करने का टारगेट रखा गया है, जो कि 20 लाख है, पहले 17.5 लाख था। और कंपोनेंट सी जो है आपका, जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है, एग्रीकल्चरल पंप है, उसको सोलाइज करने का टारगेट रखा गया है। इनिशियल टारगेट 10 लाख था, जो उसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया। अगर तीनों कंपोनेंट ये अगर आ जाते हैं तो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, तो टोटल 30,800 मेगावाट की कैपेसिटी आ जाएगी आपकी। सोचिए कितना ह्यूज टारगेट है और कितना सारा एडवांटेजेस हैं। सोलर कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है, जिसके थ्रू हम जो हमारा नेशनल मिशन का जो टारगेट है उस चीज़ को हम अचीव करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। साथ साथ फार्मर की इनकम भी बढ़ रही है। स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है, जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी कम हो रही है। जो टैरिफ है, जो आपका सब्सिडाइज टैरिफ है, वो टैरिफ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे एडवांटेजेज हैं अगर ये स्कीम फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाती है और सक्सेसफुल रहती है तो। इसमें जो सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट जो रखा गया है, जो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का जो पैसा है, कितना इसमें बजट में रखा गया है, 34,000 करोड़। आप देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। 34,035 करोड़ जो है, इंक्लूडिंग सर्विस चार्जेस जो है। इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो स्कीम इम्प्लीमेंट करेगी, उसके लिए कुछ एक अमाउंट रखा गया है, जिसको सर्विस चार्ज बोलते हैं, 2%। उसको मिला करके टोटल जो CFA है, सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, 34,000 करोड़ का इस स्कीम के जो प्रोविज़न रखा गया है। इसके अलावा इसमें और फीचर्स क्या थे, तो इसमें बोला गया कि जो तीनों कंपोनेंट जो लॉन्च किया गया था, तो तीनों कंपोनेंट में जो कंपोनेंट बी था बेसिकली, उसको तो फुल्ली इनिशियल स्टेट से ही उसको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में ये बोला गया कि इसको अभी हम लोग जो है पायलट मोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो कंपोनेंट ए में जो एक्चुअली इनिशियल टारगेट जो 10,000 रखा गया, तो उसमें बोला गया कि 1,000 मेगावाट जो है हम इनिशियल टारगेट में इसको हम पायलट मोड में करेंगे। और कंपोनेंट सी जो है बेसिकली जो ग्रिड कनेक्टेड पंप था, उसको हम 1 लाख पहले सोलराइज करेंगे। इससे जो हमें लर्निंग जो मिलेगा, उस लर्निंग के हिसाब से हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, या जो स्कीम में कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना पड़े तो हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी जो है बेसिकली पायलट मोड में रखा गया 1,000 मेगावाट। 2019-20 में बोला गया कि ठीक है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आज के डेट में मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि ये फुल्ली जो है पायलट मोड से अब ख़त्म हो गया है और ये फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये आप देखिए इसमें लिखा गया कि आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पायलट मोड ऑफ कंपोनेंट्स ए and C, the same shall be scaled up with the necessary modification based on the learning from the pilot phase। लेकिन ये पायलट फेज ख़त्म हो गया अभी आज की डेट में, हम 2022 में बात कर रहे हैं। ये तो पायलट मोड ख़त्म हो गया और ये फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट और भी इसमें जो पॉइंट्स है, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तीनों कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखा गया है। इसका मतलब ये है कि बैंक जो है इनको प्रेफरेंस देंगे। और जितनी इसको प्रेफरेंस देने से ये है कि जो फॉर्मेलिटीज़ है काफ़ी कुछ मतलब जो किसानों को करनी पड़ेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं किया जाएगा। इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस स्कीम में। अगर हम लोग इसमें 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। तो जो कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी जो है, जिसमें सोलराइज जो पंप की जो बात हो रही है, जो स्टैंड एलोन पंप और जो ग्रिड कनेक्टेड पंप, उनको सोलराइज करने की जो बात हो रही है, इसमें बोला गया है कि जो कंपोनेंट बी और सी जो है, ये डोमेस्टिक जो है मैन्युफैक्चरर्स या डोमेस्टिक कंपोनेंट ही इसमें लगेंगे। जो पंप है या जो सोलर पैनल है, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो देखिए इसका कितना बड़ा एडवांटेज है। अगर कंपोनेंट बी और सी, अगर सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, तो बी और सी की जो कैपेसिटी अगर आ सकती है, फुल्ली कैपेसिटी आ सकती है, तो 20,000 मेगावाट के आसपास आ सकती है, 20,800 मेगावाट। देखिए 20.8 गीगावाट। तो सोचिए ये टोटल जितने सारे पैनल्स होंगे, सोलर सेल और मॉड्यूल जो पैनल होंगे, मेड इन इंडिया होंगी। तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। प्लस इसके अलावा जो पंप है, पंप की भी मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में बढ़ेगी। तो ये इसके थ्रू जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा भी देना है। अब तीनों कंपोनेंट की बात कर रखे हैं, तो तीनों कंपोनेंट आप देख सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में जस्ट एक रेफरेंस के लिए बनाया गया है कि कंपोनेंट ए में जो अप्रूव्ड कैपेसिटी है 10 गीगावाट है, और ये कैपेसिटी टोटल आ सकती है 10,000 मेगावाट आ सकती है। और इसमें जो इसके इक्विवेलेंट जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो सब्सिडी की जो बात रखी गई है, 3,325 करोड़ इसमें रखा गया है इस कंपोनेंट ए के अंतर्गत। जो कंपोनेंट बी है, 20 लाख पंप जो है स्टैंड एलोन पंप जो है सोलाइज करने का जो टारगेट रखा गया है, अगर ये फुल्ली सोलाइज हो जाता है तो टोटल 9.6 गीगावाट मतलब 9,600 मेगावाट कैपेसिटी आ जाएगी। और इसके लिए जो सब्सिडी का जो पोर्शन जो रखा गया, जो पैसा रखा गया, 15,912 15,912 करोड़ रखा गया। और कंपोनेंट सी जो है, जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है, अगर ये पंप फुल्ली सोलराइज हो जाते हैं तो 15 लाख पंप, तो कैपेसिटी टोटल 11.2 गीगावाट आ जाएगी, मतलब 11,200 मेगावाट आ जाएगी।
और इसका जो सब्सिडी का जो पोर्शन है 14,798 करोड़। तो अगर तीनों कंपोनेंट आ जाते हैं तो टोटल जो कैपेसिटी आ जाएगी 30,800 मेगावाट आ जाएगी, 30.8 गीगावाट। और जो टोटल तीनों कंपोनेंट का जो सब्सिडी का जो पैसा है वो है 34,035 करोड़। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मैं आपको फिर बता दूं कि इस स्कीम के थ्रू जो है एक तीर से बहुत सारे निशान हैं, मतलब एक स्कीम से बहुत सारे टारगेट्स हमें अचीव किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि देखिए टोटल सोलर कैपेसिटी हमारी 30,000 मेगावाट के आसपास आ जाएगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। थर्ड, किसानों की इनकम बढ़ने जा रही है। फोर्थ, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो सब्सिडी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। प्लस जो डीजल जनरेटर यूज़ करते हैं, डीजल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमारा फॉरेन जो एक तरह से जो एक्सचेंज है, रिजर्व है, उस पर भी काफ़ी हमें हेल्प मिलेगा, मतलब हमें हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल एक बेनिफिट तो है ही, जो CO2 का रिडक्शन तो होगा ही होगा अगर सोलर पैनल्स लगेंगे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस स्कीम के थ्रू। आप देखिए इसमें बताया है कि बेनिफिट्स ऑफ स्कीम एक्चुअली मैंने बता ही दिया, लेकिन आप देख लीजिए। डे टाइम रिलायबल पावर फॉर इरिगेशन, ऑब्वियसली किसानों को काफ़ी एक रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, सप्लाई आ रही है नहीं आ रही उस पर नहीं रहेगी। किसानों को जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब चाहे तो वो अपना यूज़ कर सकते हैं, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर बाय रिप्लेसिंग डीजल पंप्स विद सोलर पंप। जो कंपोनेंट बी जो है, जो कि स्टैंड अलोन सोलर पंप, जो स्टैंड अलोन पंप है जो डीजल से चलते हैं, वो सोलर से पंप्स अगर आ जाएंगे तो डीजल की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। इन्हांसिंग फार्मर्स स्कीम, तीनों स्कीम में आप देख सकते हैं कि अगर डीजल से आप चला रहे हैं तो भी उस केस में आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तब भी आपकी उसमें अगर सेविंग होती है तो एक तरह से इनकम बढ़ गई आपके कंपोनेंट में। अगर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और ग्रिड को अगर डिस्कॉम को अगर आप बिजली बेचते हैं तो भी उसमें इनकम बढ़ रही है। कंपोनेंट सी में भी सेम है कि ग्रिड कनेक्टेड अगर आपका पंप है, आप अगर सोलराइज करते हैं तो आपकी तो पंप की रिक्वायरमेंट जितनी जब चाहें तो आप तो कर ही सकते हैं, प्लस जो एक्सेस जो एनर्जी है आप डिस्कॉम को बेच करके आप इनकम कमा सकते हैं। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ रही है हमारी। रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, ऑलरेडी जो है जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं वो हेवी सब्सिडाइज होते हैं और टैरिफ जो होता है उनका काफ़ी सब्सिडाइज टैरिफ होता है। तो जो सारा सब्सिडी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो लोड है सब्सिडी का वो कम हो जाएगा आपका, और स्टेट्स की कंडीशन भी इम्प्रूव होगी। और इस सब्सिडी का जो पैसा है वो अदर चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं स्टेट्स। कर्बिंग क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी अगर आती है तो CO2 का रिडक्शन भी कम होगा, एबेटमेंट होगा। बूस्टिंग डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपोनेंट बी और सी जो है इसमें मैंडेटरी है कि आपको डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, जो पंप है जो पैनल है मेड इन इंडिया होना चाहिए, तो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है। रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट बिल ऑफ पेट्रोलियम, ऑब्वियसली जो कंपोनेंट बी जो है जिसमें डीजल जनरेटर पंप यूज कर रहे हैं सोलाइज कर देते हैं तो हमारी जो इंपोर्ट है, जो डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, डीजल और पेट्रोल जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो भी हमारी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा जो फॉरेन जो रिजर्व है उसको भी काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ए की। इसमें 3 कंपोनेंट है बेसिकली, कंपोनेंट है कंपोनेंट बी, सी। तो इस वीडियो में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कंपोनेंट ए को कवर करूँगा। फिर इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो जो है वो मेरा कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के ऊपर होगा, क्योंकि अगर मैं तीनों कंपोनेंट कवर करता हूँ तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा ये। और किसी के लिए भी मेरा एक्चुअली जनरली हर वीडियो लंबा तो बनता ही है, लेकिन ये और ज़्यादा लंबा बन जाता, इसलिए इसको मैंने जो इस स्कीम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ए की। कंपोनेंट ए जो है बेसिकली मैंने इसको थोड़ा सा बता भी दिया था आपको कि टोटल कैपेसिटी जो इसमें है 10,000 मेगावाट है, और कंपोनेंट ए के अंतर्गत। और पर प्लांट अगर कोई एक प्लांट अगर लगता है तो उसमें जो मिनिमम कैपेसिटी होगी उसमें 0.5 मेगावाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का प्लांट हम लोग लगा सकते हैं। मतलब 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक की कैपेसिटी इसमें आ सकती है। और कोई भी कैपेसिटी आ सकती है रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर, विंड, बायो, स्मॉल हाइड्रो प्लांट, कोई भी कैपेसिटी इसमें आ सकती है। लेकिन इसमें जो कैपेसिटी अभी आ रही है और जो टेंडर्स निकले हैं, जो ट्रेंड है बेसिकली सोलर प्लांट का ही है, क्योंकि विंड जो है हर जगह लग नहीं सकता है। वो विंड के कुछ स्टेट्स ही हैं, विंडी स्टेट्स हैं, उसके लिए भी काफ़ी प्रॉपर डेटा होना चाहिए विंड के लिए। बायो के लिए बात करते हैं, बायो भी काफ़ी इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल हाइड्रो प्लांट सेम वैसे ही है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट भी आप हर जगह नहीं लगा सकते हैं, कोई भी नहीं लगा सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए सोलर काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसलिए जो इसमें बात की गई है तो सोलर कैपेसिटी की ही बात की गई है। डिस्टेंस फ्रॉम सब स्टेशन, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो ये एक्चुअली डिस्कॉम वाले जितने सब स्टेशन है ये कैपेसिटी उसी में आएगी।
और डिस्कॉम के जो सब स्टेशन कैपेसिटी, इसके लिए अलग से कोई भी डिस्कॉम जो सब स्टेशन नहीं बनाएगा। जो जो एग्जिस्टिंग सब स्टेशन है वहीं वो प्रोजेक्ट्स लेंगे। तो जो जो प्रोजेक्ट्स जो लगेंगे, तो जो प्रोजेक्ट्स लगने के बाद जो है उसको सब स्टेशन से कनेक्ट करना पड़ता है। हमें एक सब स्टेशन में बिजली भेजनी पड़ती है। उसके लिए क्या है कि ट्रांसमिशन सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर होता है, अगर जो सब स्टेशन है अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस पर दूरी पर अगर लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, तो वाइबिलिटी क्या होती है, इकोनॉमिकल जो वाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट आप बढ़ जाता है और वायबल नहीं रहेगा। इसलिए इसमें यह बोला गया है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही जो है सब स्टेशन के अंदर प्रोजेक्ट्स लगाया जाए। सब स्टेशन की कैपेसिटी क्या हो सकती है, चूँकि ये डिस्कॉम वाले सब स्टेशन है, तो 33/11 के भी सब स्टेशन हो सकता है, 66/11 के भी हो सकता है, 110/11 के सब स्टेशन कैपेसिटी हो सकती है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इस कंपोनेंट के अंतर्गत कौन एलिजिबल हैं इस प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए कंपोनेंट ए के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी है बेसिकली, तो फार्मर्स एलिजिबल हैं, कोऑपरेटिव्स एलिजिबल हैं, पंचायत एलिजिबल हैं, प्रोजेक्ट डेवलपर जो है, अब आगे बात करेंगे, प्रोजेक्ट डेवलपर भी लगा सकते हैं किसानों के साथ टाई अप करके, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वाटर यूजर एसोसिएशंस, ये जो है ये लोग एलिजिबल हैं इस कंपोनेंट ए के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। ये जो स्कीम है बेसिकली, इस स्कीम को जनरली ये बोला गया है कि जो बैरन या अनकल्टिवेबल लैंड है उन्हीं पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, वहीं पर प्रोजेक्ट्स लगाना है। और ऑब्वियसली कोई भी है, अगर आप कोई अगर कल्टिवेबल लैंड है तो वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स तो लगाने के लिए तो रहेगा नहीं, क्योंकि जो है और ही पैदावार तो हो नहीं सकती, नहीं अगर लगा देते हैं। लेकिन इसमें बोला गया कि ठीक है, जो आप जो बैरन अनकल्टिवेबल लैंड के अलावा मान लीजिए अगर अपने फार्मिंग लैंड पर भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट जो है उसमें स्टिल्ट फैशन में लगेगा। मतलब जो आपका जो माउंटिंग स्ट्रक्चर है काफ़ी हाइटेड होगा, सो दैट कि आप नीचे जो है आप खेती भी कर सकें, और दो पैनल के बीच में इतना डिस्टेंस हो कि आप मूवमेंट भी किया जा सके। तो स्टिल्ट फैशन में आप लगा सकते हैं, सो दैट कि आपकी किस जो खेती है वो रुके भी नहीं और प्रोजेक्ट्स भी लग जाए। डिस्कॉम एलिजिबल फॉर प्रोक्योरमेंट बेस्ड इंसेंटिव पीबीआई, एक्चुअली ये बोला गया है कि इसमें जो सब्सिडी का जो प्रोविज़न रखा गया है, इंसेंटिव का जो प्रोविज़न रखा गया है, सब्सिडी नहीं बोलेंगे इंसेंटिव बोलेंगे, इसमें इंसेंटिव डायरेक्टली डिस्कॉम को दिया जा रहा है, जिसको कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बोला जा रहा है। इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर को नहीं दिया जा रहा है। इसमें प्रोजेक्ट डेवलपर जो प्रोजेक्ट सेटअप करेगा उसको एक टैरिफ डिसाइड हो जाएगा, उस टैरिफ पर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, वो डिस्कॉम जो उसको पे करेगा। लेकिन डिस्कॉम को प्रमोट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए डिस्कॉम को इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिसको कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव बोल रहे हैं। वो इंसेंटिव क्या है, 40 पैसा पर यूनिट जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से 5 साल तक दिया जाएगा आपको। और या आप वन टाइम लेना चाहते हैं तो 6.6 लाख, जो कि अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो 6.6 लाख पर मेगावाट के आसपास बनेगा और 5 साल तक दिया जाएगा। तो जो टोटल परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिया जाएगा आपको 5 साल के अंदर जो पड़ेगा आपको 33 लाख पर मेगावाट के आसपास पड़ेगा, जो डिस्कॉम को जो प्रोवाइड किया जाएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी जो है इस चीज़ को देगी। इसमें एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि डिस्कॉम अगर चाहे कि ठीक है भाई मुझे सब्सिडी नहीं चाहिए, मुझे पैसा जो है, इस सब्सिडी का एडवांटेज जो है, जो जिस टैरिफ पर मैं इस प्रोजेक्ट से जिस टैरिफ पर मैं ले रहा हूँ उसमें किसानों को वो डायरेक्ट जो है डिस्कॉम जो है सब्सिडी डायरेक्ट उनको दे दे और टैरिफ और रिड्यूस कर दें। तो मतलब कम टैरिफ पर जो है अल्टीमेटली एक्चुअली दोनों एंगल से सेम ही बात हो गई। उसमें यह है कि जो डायरेक्ट अगर डिस्कॉम जो है अगर पास ऑन करता है इस पीबीआई को फार्मर्स को, तो फार्मर्स के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन इजी हो जाएगा। लेकिन डिस्कॉम को ये है कि उससे जो भी टैरिफ होगा उससे कम टैरिफ पर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस लेगा, तो डिस्कॉम को भी एडवांटेज है। तो इसमें यही बोला कि जो पीवीआई है ये पास ऑन कर सकता है जो प्लांट ओनर्स हैं जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। डिस्कॉम टू परचेज पावर एट प्री फिक्स टैरिफ और टैरिफ बेस्ड बिडिंग इफ एप्लीकेशंस आर मोर देन कैपेसिटी फिजिबल। एक्चुअली होगा क्या इस स्कीम में, स्कीम कैसे इंप्लीमेंट होगी, तो ये डिस्कॉम के जितने सब स्टेशन हैं जिसमें अगर स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है वहाँ पर प्रोजेक्ट अगर उसमें आ सकते हैं तो वो डिस्कॉम जो है पब्लिश करेगा, और जो भी सब स्टेशन वाइज जो है अप्लीकेशंस इनवाइट करेगा। अगर मान लीजिए सब स्टेशन वाइज कैपेसिटी, अगर मान लीजिए कोई अगर सब स्टेशन है वहाँ पर 5 मेगावाट की कैपेसिटी आ सकती है, तो अगर एप्लीकेशन 5 मेगावाट से कम का है तो जो भी टैरिफ रेगुलेटर जो है इसमें मैं थोड़ा सा आपको यही बता दूं कि जो रेगुलेटर है आपको, जो स्टेट रेगुलेटर इस स्कीम में बोला गया है कि आपको टैरिफ ऑलरेडी पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई अगर स्टेट ए है
तो वहाँ का रेगुलेटर जो है 3 रुपये 30 पैसा टैरिफ उसने डिसाइड कर दिया कि कंपोनेंट ए के अंतर्गत जो भी जो प्रोजेक्ट लगेगा उस पर जो डिस्कॉम है 3 रुपये 30 पैसा पर यूनिट के हिसाब से पावर प्रोक्योर करेगा। और ये जो टैरिफ है बेसिकली ये अपर लिमिट है। अब मैं जैसे जो एग्जांपल दे रहा था कि वही सब स्टेशन कैपेसिटी अगर 5 मेगावाट की स्पेयर कैपेसिटी वहाँ 5 मेगावाट आ सकता है, और वहाँ पर उस सब स्टेशन पर अगर अप्लीकेशंस 5 मेगावाट से ज़्यादा आ जाती है तो उस केस में सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए ये बोला गया है कि आप इसके लिए फिर टेंडर निकालेंगे। फिर टेंडर में जो टैरिफ होगा, और ऑलरेडी एक रेगुलेटर ने टैरिफ फिक्स किया हुआ, मान लीजिए 3 रुपये 30 पैसा फिक्स किया होगा, वो उससे ज़्यादा टैरिफ लेंगे नहीं। अब इसमें जो भी किसान या जो भी डेवलपर इसमें सेटअप करना चाहता है उसमें वो मैक्सिमम टैरिफ है, उससे जो भी सबसे कम टैरिफ कोट करेगा प्रोजेक्ट उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। तो डिस्कॉम उससे उस पर्टिकुलर टैरिफ पर करेगा। आप समझ गए कि अगर 5 मेगावाट से उस सब स्टेशन में कैपेसिटी अगर है उससे कम अप्लीकेशंस आती है तो जो रेगुलेटर ने टैरिफ डिसाइड किया है टेंडर्स निकालने की जरूरत नहीं है। रेगुलेटर जो ने टैरिफ डिसाइड किया उस टैरिफ पर ऑलरेडी डिस्कॉम टाई अप कर लेगा। लेकिन अप्लीकेशंस ज़्यादा आ जाती हैं उस केस में डिस्कॉम को टेंडर निकालने पड़ेंगे, और जो मिनिमम टैरिफ कोट करेगा उसको फिर प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाता है। तो इसमें यही चीज़ बताया हुआ है। यह तो प्री फिक्स टैरिफ है। प्री फिक्स टैरिफ उसी बेस पे काम करेगा जिसमें अगर अप्लीकेशंस जो है उस कैपेसिटी से कम है, और अप्लीकेशंस ज़्यादा है तो उस केस में फिर टेंडर निकालना पड़ेगा, और टेंडर के थ्रू जो टैरिफ डिसाइड होगा वो फिर उसमें होगा। इसमें एक एंटिसिपेट ये भी किया गया है, बताया गया है कि इन सब चीज़ों से एक्चुअली कंपोनेंट ए अगर है तो किसानों के एडवांटेजेस क्या होगा। It has been estimated that farmers will earn up to 25,000 per acre per year if the plant is installed by a developer (CPSUs) on the land leased by the farmers, and up to 65,000 per acre per year if they install the plant themselves by taking loan from the bank. आगे हम और डिटेल में समझेंगे। बेसिकली ये बताने की यहाँ पर कोशिश किया हुआ है कि अगर किसान जैसे है अगर खुद प्रोजेक्ट्स लगा रहा है वहाँ पर अपने लैंड के ऊपर खुद प्रोजेक्ट्स लगा रहा है वो, तो उस केस में उसकी इनकम जो होगी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। 65,000 पर एकड़ पर ईयर ये एस्टिमेट किया गया है। और 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए 4 to 5 एकर्स की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है जो पर ईयर इनकम है बढ़ जाएगी। और अगर मान लीजिए कोई फार्मर्स जो है वो प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहता है और फार्मर्स के बिहाफ पर कोई दूसरा कोई प्रोजेक्ट डेवलपर प्रोजेक्ट सेटअप करता है, तो किसान क्या करेगा, उसको लैंड जो है अपनी लीज पे दे देगा। तो लीज का जो अमाउंट है जो अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में जो चल रहा है पर एकड़ पर ईयर के हिसाब से 25,000 के आसपास चल रहा है। तो डेवलपर जो है उसको जो लीज अमाउंट जो है जो किसान के साथ जो लीज किया प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए उसको प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली किसान की इनकम बढ़े। किसान या तो फार्मर्स जो है या तो खुद प्रोजेक्ट्स लगा लें या तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट्स लगा लें। दोनों केसेस में किसानों को जो है इनकम मिल रही है, या तो लैंड के रूप में मिल रही है, या तो प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा जो डिस्कॉम को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा उसके थ्रू होगा। अब डिस्कॉम क्या करेगा इसमें, तो डिस्कॉम विल नोटिफाई सब स्टेशन वाइज कैपेसिटी फिजिबल फॉर इंजेक्शन। जैसे मैंने बताया इसमें कि डिस्कॉम के पास जितने सब स्टेशन है किस सब स्टेशन में कितनी कैपेसिटी आ सकती है वो लिस्ट पब्लिश करेगा। इनवाइट अप्लीकेशंस फ्रॉम इंटरेस्टेड बेनिफिशियरी फॉर सेटिंग ऑफ द सोलर पावर प्लांट, वो अप्लीकेशंस इनवाइट करेगा डिस्कॉम्स। इसमें अगर सब स्टेशन वाइज कैपेसिटी अगर है वहाँ अप्लीकेशंस अगर कम आती है तो जो भी टैरिफ डिसाइड होगा वो उसी बेसिस पर वो प्रोजेक्ट लग जाएगा और टैरिफ मिल जाएगा। अगर ज़्यादा अप्लीकेशंस आ जाती हैं तो उस केस में फिर टेंडर्स निकालेगा। इंश्योर मस्ट रन स्टेटस अप टू सोलर पावर प्लांट्स एंड कीप फीडर्स ऑन ड्यूरिंग द डे। ये बताने की कोशिश किया कि इसको मस्ट रन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। केवल टेक्निकल अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो तभी उस केसेस में प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ली जाएगा। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में जो है आपको वहाँ से प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लेनी ही पड़ेगी, और जो फीडर से हमेशा ऑन रहना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अगर ऑन नहीं रखेंगे तो फिर उसमें पावर जो है इंजेक्ट नहीं हो पाएगी और किसानों को जो है इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए डिस्कॉम जो इस चीज़ को इंश्योर करे मस्ट रन स्टेटस और फीडर्स हमेशा ऑन रखें। एनी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी कैन बी प्रपोज्ड बाई एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया कि कोई भी कैपेसिटी इसमें आ सकती है रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर, विंड, बायो, स्मॉल हाइड्रो प्लांट। लेकिन सोलर के अलावा जो अदर 3 टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा सा उतने इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है, क्योंकि विंड हर जगह नहीं आ सकता है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट भी हर जगह नहीं आ सकता है, बायो का जो है कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए सोलर बहुत ज़्यादा एक वाइबल और फिजिबल ऑप्शन बनता है। पावर जनरेटेड विल बी परचेज बाई डिस्कॉम एट ए प्री फिक्स टैरिफ और टैरिफ अराइव टू बिडिंग विद द प्री फिक्स टैरिफ एट द सीलिंग टैरिफ। जो जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया ये कि जो डिस्कॉम जो है रेगुलेटर इसमें टैरिफ फिक्स करेगा, कंपोनेंट है मैं ऑलरेडी, और अगर बिडिंग के थ्रू हो रहा है तो जो बिडिंग में जो टैरिफ निकल के आएगा उस बेसिस पे जो है डिस्कॉम जो है वो परचेज करेगा इलेक्ट्रिसिटी।
जो कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहेगा 25 साल के लिए रहेगा, जिसको पावर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। डेवलपर, फार्मर्स या और डिस्कॉम के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होगा 25 साल के लिए होगा। अगर इन केस ऑफ प्रोजेक्ट सेटअप बाय डेवलपर, अगर मान लीजिए किसान सेटअप नहीं करता है, उसका देखिए बहुत सारे रीजंस हैं। अगर हम इसमें बोला गया कि जो मिनिमम कैपेसिटी 500 किलोवाट है और मैक्सिमम कैपेसिटी 2 मेगावाट है, कोई एक आदमी या इंडिविजुअल्स जो कि सेटअप करना चाहता है, तो अगर हम 1 मेगावाट की बात करते हैं तो 1 मेगावाट की प्रोजेक्ट कॉस्ट आज की डेट में 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के आसपास कॉस्ट है। अभी सोलर पैनल की कॉस्ट अभी समय ज़्यादा ही है, तो 3.5 to 4 करोड़ की कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो 4 करोड़ कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? इतना पैसा सबके पास तो होता नहीं है। तो इसलिए एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि किसान के बिहाफ पर जो है कोई डेवलपर भी जो इस प्रोजेक्ट को लगा सकता है, और किसान जो है डेवलपर के साथ एक लैंड लीज एग्रीमेंट साइन करेगा। जो लीज अमाउंट है जो है वो जो डेवलपर है वो किसान को सबमिट करेगा, और जो टैरिफ जो है जो प्रोजेक्ट लगाएगा डेवलपर जो है पीपीए फिर साइन करेगा आपका डिस्कॉम के साथ। लीज रेंट टू द फार्मर्स बाय डेवलपर ऑन बेसिस ऑफ पर एकड़ पर ईयर या पर यूनिट पर एनर्जी जनरेटर। मतलब जो लीज रेंट है वो दोनों मॉडल हो सकता है, या तो आप फिक्स रेंट अमाउंट हो गया कि भाई पर एकड़ पर ईयर इतना देगा, या टैरिफ के टर्म में देगा। और इसमें जो पैसा है डिस्कॉम डायरेक्टली जो है डिस्कॉम किसान के अकाउंट में भेज देगा आपको। लीज रेंट पेमेंट डायरेक्टली टू द फार्मर्स बाय डिस्कॉम। जो भी एग्रीमेंट साइन होता है अगर टैरिफ के बेसिस में होता है या पर एकड़ पर ईयर होगा, तो डिस्कॉम जो है डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पे करेगा। डिस्कॉम ऑब्लाइज टू बाई द इंटायर पावर फ्रॉम द रिन्यूएबल पावर जनरेटर्स विद इन द कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी। डिस्कॉम के पास ये मैंडेटरी, अगर स्कीम के अंतर्गत प्रोजेक्ट लग रहा है तो डिस्कॉम को मैंडेटरी कि पूरा पावर लेना ही पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ पीपीए पीरियड बियॉन्ड 25 ईयर्स थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द आरपीजी एंड डिस्कॉम। पीपीए पीरियड जो है 25 साल तक तो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है ही। 25 साल के बाद जो है म्यूचुअल दोनों के बीच में डिस्कॉम इसको फर्दर लेना चाहता है नहीं लेना चाहता है वो तो बात की बात है, लेकिन 25 साल के बाद वो म्यूचुअली एग्रीड है। डिस्कॉम टू मेंटेन एलसी एंड एस्क्रो अरेंजमेंट। एक्चुअली ये बताया गया कि अभी आज की डेट में डिस्कॉम की जो हालत है हेल्थ अच्छी नहीं है। जो जनरेटर्स का पैसा है टाइमली पेमेंट नहीं करता है डिस्कॉम, तो इसके लिए बोला गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत अगर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है तो डिस्कॉम को अलग से लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी और एस्क्रो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सो दैट कि आप डिले ना कर सके। अगर डिले करते हैं तो उस चीज़ को इनकैश कर सकते हैं, एलसी को जो है इनकैश कर सकते हैं। आरपीजी टू कमीशन प्लांट विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ एलओए। जो इसकी स्कीम में जो इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोजेक्ट लगाने का जो पीरियड है 9 महीने का टाइम दिया गया है, और बोला गया है कि 2 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है विद सम पेनल्टीज। कुछ पेनल्टी के साथ साथ 2 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। और अगर उसके बियॉन्ड होता है, अगर मान लीजिए आरपीजी है मतलब फोर्स मेजोर इवेंट है, कुछ अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जो कि डेवलपर या जनरेटर्स के स्कोप में नहीं है वो, तो उसके बाद उस केस में उसको फोर्स मेजर का ट्रैकिंग रख लिया जाएगा और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। डिस्कॉम टू गेट पीबीआई ऑन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो परफॉर्मेंस बैक इंसेंटिव की बात की गई है डिस्कॉम को, वो डिस्कॉम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करेगा उसके बाद ही डिस्कॉम को दिया जाएगा। टाइमली पेमेंट ऑफ मंथली लीज रेंट टू द लैंड ओनर इफ एप्लीकेबल। जैसे डिस्कॉम ये इंश्योर करेगा कि जो मंथली जो किसान को जो मिलना है, जो अमाउंट जो मिलना है डायरेक्ट डिस्कॉम पे करेगा उसमें, तो डिस्कॉम ये इंश्योर करेगा कि मैं उसको मंथली पेमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। पेमेंट मेड टू आरपीजी फॉर पावर सप्लाईज टू डिस्कॉम। ये है कि जो पेमेंट है टाइमली पेमेंट कर पा रहा है कि नहीं डिस्कॉम। तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने के बाद ही जो है परफॉर्मेंस बैक इंसेंटिव जो है मिनिस्ट्री रिलीज करेगी। फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू फार्मर्स इसमें दिया है कि मान लीजिए फार्मर्स है, इसमें जो एडवांटेजेस है इसमें देखिए फार्मर्स या बहुत सारे एसोसिएशंस जो हैं वो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। और ये जो बेसिकली कुसुम स्कीम का जो मेन जो टारगेट जो यही है कि किसानों की इनकम बढ़ाना, गवर्नमेंट की सब्सिडी कम करना, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो इसमें यह है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, 1 मेगावाट लगाने के लिए 3.5 से 4 करोड़ का लगता है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या हो सकता है कोई अगर फार्मर्स अगर इस प्रोजेक्ट्स को लगाना चाह रहा है तो फर्स्ट इसमें यह दिया है कि दे कैन टेक लोन डायरेक्टली फ्रॉम बैंक एंड पे ईएमआई फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ पावर टू डिस्कॉम। द बैलेंस रेवेन्यू विल बी फार्मर्स इनकम। ऑब्वियसली अगर कोई इन्वेस्टमेंट कोई किसान है सोचता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं प्रोजेक्ट में खुद ही लगाऊंगा, तो उसके लिए बैंक से लोन ले सकता है। और जो बैंक का जो लोन है वो जो ईएमआई जो है जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे डायरेक्ट वो पे कर सकता है, और उसके लिए जो बैलेंस अमाउंट है वो इनकम होगा। दूसरे ऑप्शन में ये बोल रहा है कि अगर डिस्कॉम जो है अगर कोई फार्मर्स प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और खुद नहीं बैंक से अगर कुछ इशूज आ रहा है या नहीं कर पा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा है, तो वो डिस्कॉम इसमें इंटर करेगा इसमें। और डिस्कॉम बैंक और फार्मर्स के बीच में क्या होगा कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा इसमें।
कि डिस्कॉम में टेक लोन ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स बाय साइनिंग ए ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट बिटवीन द फार्मर, द बैंक एंड द डिस्कॉम। ट्राईपार्टी एग्रीमेंट बनेगा। द डिस्कॉम विल डायरेक्टली पे EMI फ्रॉम द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ सोलर पावर एंड ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू द फार्मर्स अकाउंट। जो इसकी जो EMI बनेगी, जो लोन की EMI बनेगी, डिस्कॉम डायरेक्टली पे कर देगा बैंक को, और जो बैलेंस अमाउंट है वो फार्मर्स को पे कर देगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा है, बट आई डाउट कि डिस्कॉम इतना प्रोएक्टिव अप्रोच ले और फार्मर्स के बिहाफ पर टाई पार्टी एग्रीमेंट करे और इस टाइप से इनिशिएशन करे। लेकिन अगर डिस्कॉम करता है तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच होगा और सबके लिए विन विन सिचुएशन है। थर्ड ऑप्शन इसमें क्या दिया गया कि पब्लिक और प्राइवेट सोलर पावर डेवलपर EPC कॉन्ट्रैक्टर में ऑल्सो टेक लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स बाय साइनिंग ए quadripartite agreement between the EPC contractor, the farmers, the bank and the discom. Discom will directly pay EMI from the revenue generated from the sale of solar power and transfer the balance amount to the farmers and EPC contractor in the agreed ratio. देखिए इसमें क्या एक थर्ड ऑप्शन क्या आ गया, कोई अगर सोलर डेवलपर है या EPC कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसान के बिहाफ पर प्रोजेक्ट्स को लगाना चाहता है तो लगा सकता है। और इसमें 4 लोग एग्रीमेंट साइन करेंगे। किसान, जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, EPC कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर जो भी है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो, डिस्कॉम प्लस बैंक, 4 लोग इसमें एग्रीमेंट साइन करेंगे। फिर जो एक्चुअली अल्टीमेटली जो पावर जो है परचेज डिस्कॉम कर रहा है, तो डिस्कॉम जो है वही अमाउंट करेगा। इसमें बोला गया कि जो अमाउंट है जो डिस्कॉम पे करेगा, एक तो बैंक को EMI पे कर देगा डायरेक्ट, फिर जो जिसने इन्वेस्टमेंट किया, जो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया उसको अमाउंट चला जाएगा, प्लस किसान को जो भी जो बैलेंस अमाउंट है किसान को चला जाएगा। तो एक जो भी एक एग्रीड सॉल्यूशंस बनता है एग्रीड रेशियो में, कि इस रेशियो में किसको कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना बैंक का लोन है, कितना जो थर्ड पार्टी जो है कितना वो इन्वेस्ट कर रहा है, किसान का क्या रेशियो है, वो भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है या केवल लैंड दे रहा है, ये तो ये जो भी एक प्रोपोर्शन बनता है उस प्रोपोर्शन के हिसाब से जो डिस्कॉम जो है वो अमाउंट सीधे डायरेक्टली इन्हीं रेशियो में पे कर देगा। तो एक मॉडल तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पर कितना इम्प्लीमेंट होता है वो देखने वाली बात है। तो होप दोस्तों, मेरा जो ये कंपोनेंट ए जो है, कंपोनेंट ए जो है, होपफुली मैंने काफ़ी कवर कर रखा है। और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी का डिटेल में बताऊंगा आपको, ये इसी के स्कीम के कंटिन्यूटी में रहेगा। तब तक के लिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।